मेरी पत्नी से कोई भी औरत बच्चे का केस करवाती तो इसके यहाँ बेटा ही पैदा होता और पत्नी इससे लाखों रुपए लेती और मेरी पत्नी बहुत मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग मेरी पत्नी से केस करवाने आते। हैरत की बात यह है कि पत्नी के साथ सिर्फ एक नर्स होती। कमरे में एक दिन नर्स का लिबास पहनकर मैं मास्क लगाकर कमरे में गया तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। वहाँ तो मेरी पत्नी से कोई भी औरत बच्चे का केस करवाती तो इसके यहाँ बेटा ही पैदा होता। बहुत कम वो इतनी मशहूर हो गई कि वो एक केस के लाखों रुपए लेती और दूर दूर से लोग मेरी पत्नी के लिए आते क्योंकि वो इसी के हाथों से केस करवाना चाहते थे। मैं कभी कभी हैरान होता कि ये कैसे हो सकता था भला, लेकिन फिर एक दिन में ये जान गया कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और वह एक छोटे से क्लिनिक पर मरीजों को देखती थी और वहीं इनके केस भी करती थी। इसके क्लिनिक पर औरतों का रश लगा रहता था। हर औरत की यही इच्छा थी कि उसका केस मेरी पत्नी के हाथों हो ताकि वो एक बेटे को जन्म दे सके। मेरी पत्नी ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और अब वो एक एक केस के लाखों रुपए लेती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है कि जब भी कोई औरत बच्चे के केस के लिए आती है तो उसको लड़का ही पैदा होता है, जबकि ये तो अल्लाह की देन है। मैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए नर्स का लिबास पहनकर और मास्क लगाकर अपनी पत्नी के पीछे पीछे इस कमरे में गया जहां वो औरतों के केस करती थी और ये देखकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि वहां तो मैं और मेरी पत्नी बेऔलाद थे। मेरी पत्नी बेटे पैदा करवाने वाली डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गई, लेकिन कैसे, ये बात लर्जा देने वाली थी। मेरी पत्नी को क्लिनिक खोलकर तकरीबन 5 साल का अरसा होने वाला था। शुरू में तो लड़के और लड़कियां दोनों ही पैदा होते थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एक साथ लड़कों की पैदाइश का अमल शुरू हो गया। मेरी पत्नी जब भी केस करती तो लड़का ही पैदा होता। इस बात को लेकर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत मशहूर हो गई। मैं अक्सर अपनी पत्नी रिदा से पूछता कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे हाथ से जिस औरत का केस हुआ इसे लड़का ही पैदा हुआ। मुझे भी बताओ तुम ऐसा क्या अमल करती हो कि लड़का ही पैदा होता है, लड़की नहीं। तो मेरी पत्नी रिदा ने मुझे कहा, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ये कैसे होता है। शायद मैं लोगों को आसानी देने के लिए हूँ। मुझे इसकी बात समझ ना आई, लेकिन जो भी था सभी काम से खुश थे। हम कुछ ही सालों में लखपति हो गए और मैं और मेरी पत्नी वर्ल्ड टूर पर गए थे। हमने अपना ज़ाती बंगला भी खरीद लिया था। मेरे पास बड़ी गाड़ी भी आ गई थी। हमारे हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मैं अपनी पत्नी की कामयाबी पर बहुत खुश था। मेरी पत्नी रिदा पूरे दिन मरीजों को देखती। लोग दूर दूर से इसके पास आया करते थे। वो सभी को कहती कि बेटा होगा और बेटा ही होता। और बहुत से लोग तो बेटे की पैदाइश के बाद तोहफे के तौर पर मेरी पत्नी को महंगी महंगी चीज़ें देकर जाते। वो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। ज़्यादातर वो औरतें रिदा के पास आती जिनकी पहले से 3 या 4 बेटियां होती पर अब उन्हें बेटे की ख्वाहिश होती। रिदा इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती और बदले में वो रिदा के कदमों में ढेरों चीज़ें डाल देती। जो औरत एक दफ़ा मेरी पत्नी के पास केस करवाने के लिए आती वो अपने परिवार की बाकी औरतों को भी मेरी पत्नी के पास ही भेजती और इस तरह तेज़ी से रिदा की मशहूरी बढ़ती चली गई। मैं जहां अपनी पत्नी की कामयाबी पर खुश था, वहीं मुझे इस बात में बहुत हैरानी भी थी कि ये कैसे हो सकता था हर औरत के यहाँ सिर्फ बच्चा पैदा हो। कुछ अरसे से मेरी पत्नी के क्लिनिक में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, जबकि ये बात तो खिलाफ कुदरत थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आता था कि ये सब अमल कुदरती है। इसीलिए मैंने सच जानने का एक रास्ता इख्तियार किया। मुझे राज को जानना था। ये कैसे हो सकता है? शायद मेरी पत्नी कोई जादू, कोई अमल करती है। मुझे बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और भयानक है। मैं जब इस सच तक पहुंचा तो मेरे लिए सांस लेना भी दोभर हो गया। मेरी पत्नी रिदा सिर्फ एक नर्स के साथ मिलकर औरतों का केस करती थी। एक दिन मेरी पत्नी के मोबाइल पर इसी नर्स का फ़ोन आ रहा था। मेरी पत्नी नहाने गई हुई थी। मैंने इसकी नर्स का फ़ोन उठा लिया। मेरी पत्नी की नर्स ने मुझे बताया कि इसकी माँ बीमार है और आज वो किसी भी सूरत क्लिनिक नहीं आ सकती। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम छुट्टी कर लो, मैं रिदा को बता दूंगा। वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई।
मैंने रिदा के वॉशरूम से निकलने से पहले ही इसके मोबाइल से लास्ट फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और फ़ोन वापस रखकर सुकून से लेट गया। मेरा रिदा को कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। क्लिनिक और घर साथ साथ ही था। रिदा तैयार होकर क्लिनिक चली गई। मैंने भी रिदा के पीछे पीछे क्लिनिक का रास्ता इख्तियार किया और नर्स के कमरे में जाकर उसका कोट और कपड़े पहन लिए जो क्लिनिक में पहन कर रखती थी। मेरी पत्नी निदा के क्लिनिक में काम करने वाली नर्स काफ़ी लंबी चौड़ी थी, इसलिए मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। मैंने नर्स की तरह सर पर एक कैप चढ़ा ली और चेहरे को मास्क से ढांप लिया। अब मैं पूरी तरह तैयार था। बस कुछ ही देर में मैं जान लेता कि कैसे मेरी पत्नी के हाथों सिर्फ लड़कों की पैदाइश होती है। निदा ने तेज़ी से केस करने वाले कमरों की तरफ जाते हुए मुझे आने का इशारा किया। मैं समझ गया कि डिलीवरी का केस आ गया है। रिदा ने मुझे गौर से नहीं देखा था, वो शायद जल्दी में थी। मैं भी उसके पीछे तेज तेज कदम उठाता अंदर कमरे में दाखिल हो गया। एक औरत अंदर स्ट्रेचर पर लेटी दर्द से तड़प रही थी। रिदा ने उसे तसल्ली दी कि बहुत जल्द वो एक बेटे की मां बन जाएगी। ये सुनकर वारिस शदीद दर्द के बावजूद मुस्कुरा उठी। मैं इस कमरे में पहली दफ़ा आया था। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसके 3 दरवाजे भी थे। एक दरवाजे से हम अंदर आए थे। कमरे के कोने पर बच्चे का पालना जैसा लगा हुआ था और बच्चे की सफाई का इंतज़ाम था। शायद कि बच्चा पैदा होने के बाद इसे नहलाकर कपड़े पहनाए जाते थे। मैं परेशान सा पीछे खड़ा था। सच जानने के चक्कर में मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। अगर केस करते समय मेरी पत्नी मुझे काम कहती या उसे मेरी ज़रूरत होती तो मैं क्या करता, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी और किसी भी वक्त उसके पास बच्चे की पैदाइश हो सकती थी। अब मैं अभी भी पीछे ही खड़ा था। ये देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि वहाँ तो मेरी पत्नी जान गई थी कि नर्स के रूप में मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो इस वक्त कुछ ना बोली। इसने इस औरत को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आई। अब हम दोनों नर्स वाले कमरे में मौजूद थे। इसने गुस्से से मेरे मुंह से मास्क खींचा और दबी दबी आवाज़ में गुर्राते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरी नर्स फिज़ा कहाँ है? इसकी बात सुनकर मैं इसके गुस्से को देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैं इसे पकड़कर ज़ोर से झिंझोड़ने लगा। इसे कहा, तुम औरत हो और किसी और औरत उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तो मेरी पत्नी रिदा ने उल्टा मुझे धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें मेरे काम से क्या लेना देना? तुम्हें तो हर तरह का ऐश मुयस्सर है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में ना पड़ो। आज मैं जो कर रही हूँ इसकी वजह तुम हो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे साथ। वो रोने लगी। मैंने रिदा से कहा, मैं तुम्हारे मामले में क्यों ना बोलूँ? क्या तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं है? तुम किसी भी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और इल्ज़ाम मुझे दे रही हो? क्या मैंने तुमसे कहा था ये सब करने को? तुम खुद भी बेऔलाद हो, फिर भी किसी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ सकती हो। लेकिन मेरी पत्नी ने रोते ही उंगली उठाकर मुझे धमकी दी कि अब वो पहले की तरह चुप नहीं बैठेगी। अगर मैंने अपनी ज़ुबान बंद नहीं की और इस तरह की बात दोबारा की तो वो मुझे फिर छोड़ देगी और मैं फिर से पहले की तरह कंकाल हो जाऊंगा। और अगर मैं खामोश रहूं तो वो इसी तरह मुझ पर पैसों की बारिश करती रहेगी। मैंने कुछ भी न कहा और वापस घर लौट आया। मेरे अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। मैं आज तक यही समझ रहा था कि हमें हासिल होने वाली तमाम आसाइशें मेरी पत्नी की मेहनत की वजह से हैं और अल्लाह का इस पर ख़ास करम है। लेकिन आज मैं ये सच जान चुका था कि ये सब मेरी पत्नी की मेहनत की वजह से नहीं था, बल्कि इसके गलत कामों की वजह से था। ये सब इसकी काली कमाई थी जो मेरे नज़दीक हराम थी और वो इसका इल्ज़ाम भी मेरे सर डाल रही थी। हाँ, मैं गुनहगार था, लेकिन मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था। रिदा ने तो जाने कितनी ही बेटियों को उजाड़ दिया। वो मेरा बदला इन मासूम बच्चियों से ले रही थी जो उसके क्लिनिक में जन्म ले रही थी। थोड़ी देर के बाद ही मेरी पत्नी मेरे पीछे घर लौट आई। आते ही वो मेरे पास मेरे कदमों में बैठ गई। वो जानती थी कि मैं शदीद गुस्से में हूँ। क्लिनिक में तो उसने मुझ पर गुस्से में बहुत बातें सुना दी, लेकिन अब वो मेरे कदमों में बैठ गई थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं कैसे मान सकता था? मैं कैसे इसकी इस काम का शरीक बन सकता था? ये किसी सूरत मुमकिन नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले
वो इस काम को ख़त्म कर दे। जिस पर मेरी पत्नी रिदा ने कहा कि वो बहुत मशहूर हो चुकी है और अगर ये काम छोड़ना भी चाहे तब भी लोग इसके पास इस काम को करवाने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि लोग बस बेटा चाहते हैं, उन्हें बेटियों की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि वो तौबा का काम करे, बाकी आगे का रास्ता खुदा खुद आसान कर देगा, लेकिन वो नहीं मानी और यूं हमारे दरमियान झगड़ा मज़ीद बढ़ गया। मैंने उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दिया और उसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो अपना काम बंद नहीं कर सकती तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। पहले तो वो बहुत रोई और फिर इसके बाद बिल्कुल खामोश होकर सोने चली गई। मैं नहीं जानता था कि रिदा क्या फैसला करेगी। अंधेरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। ज़रूर वो रो रही थी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटा अजियत से गुजर रहा था। मैं रिदा का कसूरवार था, लेकिन सिर्फ रिदा का, जबकि रिदा ने तो न जाने कितनी औरतों पर जुल्म ढाया था। मैं माजी में गुम हो गया और रात यूं ही गुजर रही थी और मेरी पत्नी एक ही इलाके में रहते थे। मैंने एक दफ़ा रिदा को मोहल्ले की एक शादी में देखा और वो मुझे पसंद आ गई। बहुत मुश्किल से मैंने मौका देखकर इसे प्रपोज कर दिया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि रिदा ने प्रपोजल के लिए हाँ कर दी। हम दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी। कुछ अरसे बाद ही रिदा की डॉक्टरी की डिग्री मुकम्मल होने वाली थी। रिदा ने मुझे कहा कि मुझे इसके घर रिश्ता भेजना है। जब मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो मेरी शादी मेरी खाला की बेटी से करेंगी। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया और किसी न किसी तरह अपनी माँ को रिदा के घर रिश्ता ले जाने के लिए मना लिया। वो रिश्ता तो ले गई, लेकिन वो रिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। 1 साल के बाद मेरी और रिदा की शादी हो गई। रिदा डॉक्टर बन गई, लेकिन मेरी माँ के कहने पर रिदा ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि रिदा घर से बाहर निकलकर काम करे। मेरी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसको सौंप दी। रिदा ने मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी तालीम छोड़ दी। अब सारा दिन घर के काम करती, मेरी माँ की खिदमतें करती और बदले में सिर्फ इसे ताने मिलते, क्योंकि मेरी माँ को रिदा किसी सूरत भी पसंद नहीं थी। 1 साल के बाद रिदा उम्मीद से हुई तो मेरी माँ ने इसे पहले ही बात समझा दी। मेरी माँ को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। उन्होंने रिदा को कहा कि अगर बेटा पैदा करेगी तो घर वापस आना और अगर बेटी पैदा करेगी तो अपनी माँ के घर चली जाना। रिदा ने वो महीने दिन रात यही दुआ करते गुजारे कि अल्लाह इसकी गोद में बेटा डाल दे, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि रिदा को अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाजा। मेरी माँ ने रिदा को बहुत जलील किया और वापस से मायके भेज दिया। रिदा बहुत रोई, वो माँ के कदमों में गिर गई, लेकिन मेरी माँ को इस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। मैंने रिदा के हक में आवाज़ उठाई तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी कि वो अपनी जान ले लेंगी। मैं जब भी रिदा की हिमायत करता, मेरी माँ छुरी हाथ में उठा लेती और कहती कि रिदा के लिए एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं हाथ काट लूँगी। उस समय में ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं रिदा के पास भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी की हालत पागलों जैसी हो गई। जब मैं उसे वापस लेने के लिए गया तो मुझ पर यह सुनकर क़यामत आ गई कि रिदा मुझसे तलाक चाहती है। वो अब किसी सूरत मेरे साथ वापस आने को तैयार नहीं थी। मुझे तो बेटे की ख्वाहिश पर इतनी खुशी हुई थी, बस मैंने अपनी माँ की वजह से कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी खामोशी मेरी बेटी की जान ले लेगी। जब मैंने रिदा को खुद से मैके जाने का कहा तो रिदा को शदीद सदमा हुआ और इसमें इसने अपनी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकी। मैंने जैसे तैसे रिदा को मनाया और घर ले आया। मैंने इसे अलग घर लेकर दिया और अपनी माँ से दूर रखा, लेकिन इसके बाद वो सिर्फ एक ही बात करती रहती कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए। ज़हनी तौर पर रिदा बहुत दबाव का शिकार हो चुकी थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैंने रिदा को वापस क्लिनिक खोलकर दे दिया। कुछ दिन से तो रिदा का दिल बहल गया, लेकिन हर आए दिन कोई ना कोई औरत इस बात पर रो रही होती कि इसकी बेटी होगी तो इसे घर से निकाल दिया जाएगा या इसकी बेटी को मार दिया जाएगा। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ, इत्तेफाक से मेरी पत्नी रिदा के क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ बेटों की पैदाइश होने लगी। इस इत्तेफाक ने रिदा को मशहूर कर दिया और रिदा ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और अब एक एक केस के लाखों रुपए लेती। जब एक दिन इसी राज को जानने के लिए मैंने नर्स के कपड़े पहनकर मास्क लगाकर डिलीवरी रूम में देखा तो वहाँ जाकर मैंने जो कुछ देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि केस शुरू होने से पहले ही कमरे में मौजूद एक दूसरा कमरा खुला था और वहाँ से एक लड़के ने चुपके से आकर मेरे हाथ में एक बच्चा दे दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो क्या इसी तरह रिदा के क्लिनिक में बेटों की पैदाइश होती थी? जैसे ही रिदा ने देखा कि बच्चा आ गया है, इसने औरत का केस कर दिया और इस औरत के पास बेटी पैदा हुई थी।
जिसे इस लड़के के हवाले कर दिया गया। और जब औरत की हालत सही हुई तो औरत को ये दिखाया कि इसका बेटा हुआ है। वो लड़का बच्ची को लेकर सेकंडों में गायब हो गया। आगे इसी बच्ची के साथ क्या होना था ये मैं सोचकर ही लरस गया। यकीनन वो किसी गलत हाथों में जाने वाली थी। मेरी पत्नी गैर कानूनी काम कर रही थी और इसी तरह दूसरों के बच्चे बदल कर वो पैसे कमा रही थी। रिदा का असल मकसद पैसा कमाना नहीं था। वो जहनी दबाव का शिकार होकर इस काम में मुलविस हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि वो लड़का कौन था, वो बच्चा कहाँ से लाया और बच्ची को कहाँ ले गया। जब मेरे बार बार पूछने पर रिदा ने मुझे सच बताया तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। मेरी पत्नी रिदा ने मुझे बताया कि वो पूरे एक ग्रुप के साथ काम करती है। ये ग्रुप मुख्तलिफ जगहों पर काम करता है। कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्हें माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, कुछ कचरे में पाए जाते हैं। ये ग्रुप एक ऐसी जगहों को जानता है जहाँ बहुत से लोग अपनी नाजायज़ औलादों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप का ताल्लुक मुख्तलिफ यतीम खानों से भी है। जैसे ही कोई बच्चा इस ग्रुप के हाथ लगता है तो वो रिदा को बता देते हैं। रिदा से पहले ही ऐसी औरतों को बुलाकर मुख्तलिफ दवाइयों की मदद से इनका केस करती थी और बच्चा बदल देती। रिदा के जहन में ये बात बैठ गई थी कि इस तरह औरतों की मदद कर रही है, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो घर से निकाल दिया जाएगा। रिदा ने ये सब कुछ पैसे के लालच में नहीं किया, बल्कि नफ्सियाती तौर पर वो बीमार हो चुकी थी। उसने इस बात को दिल में बिठा दिया था कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए बल्कि बेटा पैदा होना चाहिए, और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। और जब इत्तेफाक से इसके हाथ से 8 बच्चे पैदा हुए तो वो खुद ब खुद ही मशहूर हो गई। इस गैंग ने रिदा की मशहूरी की वजह से रिदा से कांटेक्ट किया और लोग रिदा की जहनी हालत समझ गए। वो लोग रिदा की जहनी हालत समझ गए थे। उन्होंने रिदा को ये कहकर झांसा दिया कि इस तरह वो औरतों की मदद करते हैं, और इस तरह उनका आपस में मुआहदा तय हो गया। रिदा हफ्ते में 2-3 केस ही करती और रिदा को पहले से बता दिया जाता कि इसे कब बच्चा दिया जाएगा। इससे हटकर अगर कोई केस रिदा के पास आता तो वो किसी न किसी बहाने वापस कर देती। मैंने अपनी आंखों से ये सारी सच्चाई देखी थी। मुझे यकीन नहीं आया था कि रिदा इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, किसी के जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले कर देती है। मैंने रिदा को सोचने के लिए जो वक्त दिया था वो पूरा होने वाला था। रिदा मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर बोली कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मेरे पास बेटा होता तो तुम्हारी माँ मुझे इस घर से नहीं निकालती, और इसी गम में मैं अपने बच्चे को नज़रअंदाज करके इससे हाथ न धो बैठती। एक दिन जब क्लिनिक पर एक औरत आई तो वो ज़ारों के तार रोने लगी कि अगर इस दफ़ा इसका बेटा ना हुआ तो इसका शोहर इसे तलाक दे देगा। मुझे इस पर बहुत रहम आया, क्योंकि मैं भी ऐसा वक्त गुजार चुकी थी। इसीलिए मैंने इस गैंग के साथ राब्ता किया जो बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो मुझे बच्चा देने पर मुझसे 50,000 लेते और 50,000 मैं रख लेती। मुझे यकीन था कि ये बात किसी तरह बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं 10,000 रुपये अपनी नर्स फिज़ा को भी भरती थी। लेकिन तुम सारी हकीकत ही जान गए, तो जान लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे जैसे जाने कितने मर्दों का हाथ है, जो बेटे के लालच में बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, या फिर उनकी पैदाइश के बाद उन्हें जीते जी मार देते हैं। मैंने शर्मिंदा होकर नज़रें झुका ली। रिदा ने मुझे कहा था कि अब वो ये काम नहीं करेगी, लेकिन वो मुझसे इस बात का वादा चाहती थी कि आइंदा फिर कोई मर्द बेटी की पैदाइश पर अपनी पत्नी को उसके मैके नहीं भेजेगा। मैंने आंसू भरी आंखों से उसको देखा। ये बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। रिदा भी ये बात जानती थी। इसने क्लिनिक बंद कर दिया। लोग अब भी बेटों की पैदाइश की खातिर हमारे घर तक चले आते, क्योंकि इन्हें बेटा चाहिए होता। और रिदा हर दफ़ा मुझ पर एक सर्द निगाह डालती, जैसे कह रही हो इसका काम गलत नहीं था, मुआशरा तो यही चाहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।